नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी लंबे समय से करते आ रहे थे और बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर अपलोड करें। तो बिल्कुल आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 101% इंपोर्टेंट रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को अंत तक देख लिया, यानी इस वीडियो को अंत तक देख लिया, उनको सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपका अपना चैनल है। आपके मित्रों तक इस वीडियो को भी शेयर करें। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न में फुल व्याख्या सहित लेके आया हूं, यानी उत्तर सहित लेके आया हूं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप सभी विद्यार्थी हैं अपनी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो। विद्यार्थियों, हमारा हमेशा प्रयास रहता है, क्योंकि YouTube पे बाकी भी वीडियो खूब सारे आते हैं, लेकिन उत्तर सहित आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे जितने भी वीडियो रहते हैं उसमें हम उत्तर भी साथ में लेकर आते हैं, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फायदा हो सके और आप अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर के साथ में पास हो सकें। तो मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने विद्यालय का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे वादा कीजिएगा इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव करें। यानी आपको अवसर के रूप में आगे प्रश्न 6 मिलने वाले हैं, इनमें से सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। जिस तरह से आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, उसी तरह का मैंने पेपर बनाया है। बड़ी ही मेहनत के साथ में इस पेपर को बनाया है, बनाने में लगभग 3 दिन का समय मुझे भी लगा है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे बनाने का काम सौंपा था। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मैप बनाने का काम है वो किसको सौंपा था? इरविन को, जेम्स मिल, लॉरेंस या फिर जेम्स रेनेल? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम जेम्स रेनेल को सौंपा था। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो विद्यार्थियों, ये भी आपके इतिहास की बुक का प्रश्न है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, नील विद्रोह कब हुआ था? तो विद्यार्थियों, नील विद्रोह है ये 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है, इसमें से आपको बताना ऐसा कौन सा संसाधन है जो कि नवीकरणीय है, यानी एक बार उपयोग में लेने के बाद में उसको दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। तो सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, जल विद्युत भी नवीकरणीय है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर द। मैंने उत्तर भी साथ में दे रखे हैं, क्योंकि ये पेपर मैं आपको भी देने वाला हूं पढ़ने के लिए। कहां पे मिलेगा वो वीडियो के लास्ट में या फिर बीच में कहीं पे भी बता सकता हूं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर 1946। और अंतिम अवसद का प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे, यानी जर्मनी में हिटलर ने किसके ऊपर अत्याचार किए थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा यहूदियों पर। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहेगा, साथ ही अर्धवार्षिक में भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहली खाली जगह है, भारतीय संविधान में खाली जगह की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? मौलिक अधिकार आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लाल कलर में मैंने उत्तर दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, इसी में खाली जगह की विधायिका में हमारे खाली जगह होते हैं। तो विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, तो इसमें हो जाएगा निर्वाचित। अगली खाली जगह है, समानता का अधिकार एक खाली जगह अधिकार है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, तो इसमें आ जाएगा मौलिक। अगली खाली जगह है, रिक्त स्थान से ही शुरुआत हो रही है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अंतिम खाली जगह है कि भारत में सभी लोग की नजर में बराबर होंगे, कानून की नजर में, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा कानून। तो भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, अति लघुतरात्मक, यानी बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। इनके उत्तर हैं आपको कम से कम
10 से लेकर 30 शब्दों में देने हैं और ये प्रश्न है ये आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इसमें तीसरा प्रश्न देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की थी? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का। और कब की थी? 1498 में। इन सारी तिथियों को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नील विद्रोह का समर्थन किस किसने किया? तो विद्यार्थियों, नील विद्रोह का समर्थन किसानों, गांव के मुखियाओं और स्थानीय जमींदारों ने किया था। किस किसने किया था? किसानों, गांव के मुखियाओं और स्थानीय जमींदारों ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, झूम खेती किसे कहा जाता है? तो झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है और इस खेती में जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। इसमें वनों को काटकर या फिर जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। यानी झूम खेती को झुमंतू खेती भी कहते हैं, घुमंतू खेती भी कहते हैं। और इसमें वनों के छोटे छोटे भूखंडों को काटकर वहां पे कृषि की जाती है, यानी वनों को काट के की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी जो संसाधन है, अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं, उनको आपको सावधानी पूर्वक उपयोग करना है और साथ ही उसको नया बनने के लिए कुछ समय भी देना है। जैसे ही वो कम होते हैं तो नया बनने के लिए कुछ समय के लिए उसका उपयोग कम कर देना। इस तरह से ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि खराब किस कारण से होती है। ऐसे 2 कारण आपको लिखने हैं। तो पहला कारण आप लिखोगे वनों उन्मूलन, यानी वनों की अत्यधिक कटाई। दूसरा लिखोगे कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, यानी जो रासायनिक दवाइयां वगैरह हैं इनका अपन खेतों में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, इस कारण से भी भूमि खराब होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पारितंत्र किसे कहते हैं? तो समस्त जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर आधारित एवं निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनको जीवित रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है और एक दूसरे पर आश्रित रहना ही पारितंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है कि किसी एक धर्म के वर्चस्व को समाप्त करना, यानी किसी भी एक धर्म को विशेष मान्यता न देना धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11वां, जो कि आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा, यानी इनके उत्तर थोड़े बड़े देने हैं और ये प्रत्येक प्रश्न है आपके 3-3 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें देखिए 11वां प्रश्न की देश के लिए कानून बनाने का सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका गठन कैसे किया जाता है? तो देश में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद है। कौन सी है विद्यार्थियों? संसद है, जिसे विधायिका भी कहा जाता है। संसद को क्या कहा जाता है? विधायिका भी कहा जाता है। इसका गठन 2 सदनों, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा के द्वारा होता है। तो संसद का गठन किससे होता है? राज्यसभा और लोकसभा से। देश का राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग होता है, यानी देश के राष्ट्रपति भी इसके अभिन्न अंग होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा जब परिवार का कोई पुरुष घर की किसी औरत के साथ में मारपीट करता है या फिर उसे चोट पहुंचाता है या फिर मारपीट करता है, ऐसी स्थिति को घरेलू हिंसा कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न पक्का आएगा, स्टार लगा दीजिएगा। हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को समाज के मुख्य धारा से अलग कर देना या फिर अलग हो जाना हास्याकरण कहलाता है। यानी समाज की मुख्य धारा से किसी भी व्यक्ति को अलग कर देते हैं तो उसे हास्याकरण कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप समाज के कुछ समुदाय अथवा एक ही समुदाय के कुछ समूह निम्न सामाजिक जीवन का जीते हैं और वे शैक्षिक व अन्य संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं। कनो बेटा आवाज मत करो, बाहर आ जाओ। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 14, हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए या फिर हुरडा सम्मेलन में क्या ऐदनामा तैयार किया गया है। इनमें से जो भी आपको आता है वो लिखिएगा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये विशेष तौर पे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, क्योंकि राजस्थान अध्ययन की आपकी बुक है उसका ये प्रश्न है और ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अयस्क क्या है और धात्विक खनिजों में अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि अयस्क कहाँ है और धात्विक खनिजों में अयस्क है वो कहाँ पाए जाते
है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा शेल, जिससे खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। धात्विक खनिजों में अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के समूह में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न हैं, ये सारे के सारे आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं, यानी इनके उत्तर आपको बड़े बड़े देने हैं और ये प्रत्येक प्रश्न है आपके लगभग 4-5 नंबर का रहेगा। तो अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सन 1817 में 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटा था। इसमें समस्याएं ये थी, यह काल खंडों का आवंटन धर्म आधारित था, जो कि उचित नहीं है। दूसरा, इन्होंने इतिहास के किसी भी दौर को धर्म आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते हैं। तीसरा है कि प्राचीन भारत में भी सभी शासकों का एक धर्म नहीं था। और चौथा है कि इतिहास के विभाजन के इस आधार का उद्देश्य लोगों में फूट डालना था। पांचवा है कि मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना था तथा इससे पहले के शासनकाल को जातिवाद और अंधविश्वास से पूर्ण कहा। यह उनकी औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिचायक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। ये दोनों ही प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से आप कर लीजिएगा याद, और इनके उत्तर बड़े हैं इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं पर वर्णन कीजिए, या फिर रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। दोनों ही प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा रैयत नील की खेती करने से कतराने का प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, रैयतों को नील की खेती करने हेतु अग्रिम ऋण दिया जाता था, लेकिन फसल तैयार होने के बाद में कम कीमत पर फसल को कंपनी के लिए बेचने को मजबूर कर दिया जाता था। इस कारण से वे कर्ज नहीं चुका पाते थे और कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते थे जो कि कभी टूटने वाला नहीं था। दूसरा, इसमें पॉइंट देखिएगा कि रैयतों को अपनी जमीन के एक निश्चित भाग पर नील की खेती करनी होती थी, इस कारण से उनकी खाद्यान्न आवश्यकता पूरी नहीं होती थी। इस तरह से इनको भी आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 की द्वीपों से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, स्थानांतरित या फिर झूम कृषि किस प्रकार की जाती है समझाइए। और अंतिम प्रश्न रहेगा 20वां, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। इस तरह से ये आपके 20 प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के, और ये सारे के सारे प्रश्न मैं आशा करता हूं आपको याद हो गए होंगे। और जो प्रश्न याद नहीं हुआ है उनको अच्छे से अपने गाइड से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। आपके चाहे बोर्ड की एग्जाम हो या फिर अर्धवार्षिक की एग्जाम हो, दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो है वो कौन सी विषय को आपका चाहिए। तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, उस विषय का भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।